नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड एवं ऑक्सो ऋणायन की। उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। स्कैंडियम के अतिरिक्त सभी धातुएं एमओ प्रकार के आयनिक ऑक्साइड बनाती है। इन ऑक्साइडों में धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या इनके वर्ग संख्या के समान होती है। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइडों के आयनिक गुण में कमी आती है। मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2O7 सहसंयोजी तथा हरा तैलीय पदार्थ होता है। यहाँ तक कि CrO3 तथा V2O5 के गलनांक भी निम्न होते हैं। इन ऑक्साइड में अम्लीय स्वभाव की प्रमुखता होती है। अब हम बात करेंगे पहले यौगिक की, जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट चर्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन है। चर्म उद्योग मतलब जो स्किन का उद्योग होता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रसायन है। इसका उपयोग कई एजो यौगिकों को बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जब आप अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको लगभग हर रिएक्शन में जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मिल जाएगा। डाइक्रोमेट को सामान्यतः क्रोमेट से बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम FeCr2O4 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये हमें देता है Na2CrO4 और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं। उससे हमें मिलता है Na2Cr2O7 और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम Na2Cr2O7 को दोबारा से KCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वो हमें देता है K2Cr2O7, जो कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन हमेशा पूछा जाता है, तो इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। अभी आपके सामने एक क्रोमेट आयन आया होगा और एक डाइक्रोमेट आयन आया होगा। क्रोमेट आयन जो कि हमारा CrO4 2 नेगेटिव है तथा डाइक्रोमेट आयन जो कि Cr2O7 2 नेगेटिव है। इनकी संरचनाएं आपके सामने उपस्थित हैं। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में दो चतुष्फलकों के शीर्ष आपस में साझेदारी किए रहते हैं, जिसमें CrO-Cr आबंध कोण का मान 126 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि डाइक्रोमेट आयन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन वहां पर आपको ये भी पूछा जाएगा कि डाइक्रोमेट आयन के जो CrO-Cr बॉन्ड होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इनको याद भी रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करते हैं। सोडियम लवण की जल में विलेयता अधिक होती है तथा यह कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है। अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। आप जो अपने स्क्रीन पर रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें Cr2O7 को हमने अम्लीय माध्यम में रखा है, तो वो Cr3+ में बदल गया है। यहाँ पर जो Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 होती है। आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि यहाँ पर जो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 से +3 में चली गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट
को प्राप्त करने के लिए MnO2 को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद जिसे हम कहते हैं K2MnO4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन की। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है, हम MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे हमें K2MnO4 मिलता है। इस K2MnO4 से MnO4 2 नेगेटिव आयन निकलता है, जिसे हम अम्लीय माध्यम में रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें MnO4 1 नेगेटिव मिलता है। MnO4 1 नेगेटिव को आप किसी भी पोटेशियम के कंपाउंड से रिएक्ट करवाइए, जैसे KCl, तो उससे आपको KMnO4 मिल जाएगा, जो कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरणीय संगलन के पश्चात मैंगनेट 6 के वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, MnO2 को हमने KOH के साथ संगलन वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाया है। उससे हमें MnO4 2- आयन मिला है, जिसे हम मैंगनेट आयन कहते हैं। मैंगनेट आयन का हमने क्षारीय विलयन में वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण कराया है, जिससे हमें परमैंगनेट आयन मिला है। प्रयोगशाला में मैंगनीज 2 आयन के लवण परऑक्सो डाइसल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर परमैंगनेट बनाते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, जो Mn2+ है, हमने उसको H2O8 के साथ रिएक्ट करवाया है, उससे हमें MnO4 1 नेगेटिव मिलता है। फिर इसको हम दोबारा से वही करेंगे, KCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमें KMnO4 मिल जाएगा। अभी आपके सामने 2 तरह के मैंगनेट आयन आए होंगे। पहला है चतुष्फलकीय मैंगनेट आयन, जो कि हरे रंग का है, और दूसरा है चतुष्फलकीय मैंगनेट आयन, जो कि नील लोहित रंग का है। इन दोनों ही आयन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। इन 2 आयन को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैंगनेट आयन है वो किस किस रंग में पाए जाते हैं। अब हम MnO4 1 नेगेटिव के कुछ रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम अम्लीय विलयन में रिएक्शंस देखेंगे। आप देख सकते हैं, MnO4 को अगर हम I नेगेटिव से रिएक्ट करवाएं अम्लीय विलयन में, तो वो हमें Mn2+ देता है। उसके बाद अगर आप आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं MnO4 1 नेगेटिव का, तो वो हमें Mn2+ देता है। दोबारा से सेम ही रिएक्शन है, यहाँ पर आपको MnO4 1 नेगेटिव से Mn2+ मिलता है। उसके बाद C2O4 2 नेगेटिव के साथ एक रिएक्शन होती है MnO4 1 नेगेटिव की, इसमें भी आपको Mn2+ ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन SO3 2 नेगेटिव के साथ है। इसमें भी MnO4 हमें Mn2+ देता है। अब हम बात करेंगे उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में इनकी अभिक्रिया की। MnO4 को आप अगर I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाते हैं उदासीन या फिर दुर्बल क्षारीय माध्यम में, तो आपको MnO2 मिलता है। उसके बाद अगर आप MnO4 को दोबारा से H2O3 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाते हैं उदासीन माध्यम में, तो आपको MnO2 मिलता है। और तीसरी रिएक्शन में भी, जिसमें आप MnO4 को Mn2+ के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपको MnO2 मिल रहा है। आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि MnO2 है, और इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 से +4 में जा रही है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को घर जाकर रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लैंथेनॉइड के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम एक्टिनॉइड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।